Hello everyone, I am Ayush Sharma. Welcome back to my channel SR Tuition Lecture. Today we are going to discuss first chapter of class 11th of inorganic chemistry, that is periodic table. And today we will discuss only about the scientists who were attempt to classify the elements. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को ये बोल देना चाहता हूँ कि वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और अगर वीडियो देख कर भी अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट कीजिएगा, उसके अनुसार हम दूसरा वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला चैप्टर जो पीरियोडिक टेबल है, इसमें आज हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ हिस्ट्री को देखेंगे। जो साइंटिस्ट थे जो एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए अटेम्प्ट किए थे, सिर्फ उन्हीं के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक हम लोग का है कि पीरियोडिक टेबल किसे कहते हैं। तो पीरियोडिक टेबल को डिफ़ाइन किया गया इस तरह से, यहाँ पे इट इज़ डिफाइंड एज अरेंजमेंट ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स इन टेबुलर फॉर्म अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टी। यानी यहाँ पे ये बताया गया है कि एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज़ के अनुसार, किसके, एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज़ के अनुसार एलिमेंट्स के एटम्स को टेबुलर फॉर्म के अरेंजमेंट को ही पीरियोडिक टेबल कहा था। यानी कि पीरियोडिक टेबल का मतलब सिंपली ये समझिए कि एलिमेंट को क्या किया गया था ना, कि टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया गया था उस एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज़ के अनुसार, और इसी को पीरियोडिक टेबल कहते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली में पीरियोडिक टेबल चैप्टर हम लोग क्यों पढ़ते हैं और एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन करने का क्या ज़रूरत था, एक क्वेश्चन यही बन सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड टू क्लासीफाई एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने के लिए क्या ज़रूरत था। तो एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने के लिए इसलिए ज़रूरी था क्योंकि एट प्रजेंट 118 एलिमेंट्स आर नोन। अभी टोटल 118 एलिमेंट जाने जाते हैं और 118 एलिमेंट के प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो ये 118 एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज़ के स्टडी को इजी बनाने के लिए एलिमेंट्स को क्या किया गया, क्लासिफाई किया गया। ठीक है, तो क्यों हम लोग को एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन करना ज़रूरी है, क्योंकि एक टोटल 118 एलिमेंट जाने जाते थे और 118 एलिमेंट के प्रॉपर्टीज़ को एक एक करके पढ़ना ये पॉसिबल नहीं था। इसलिए 118 एलिमेंट्स को क्या किया गया कि उसके प्रॉपर्टीज़ के स्टडी को आसान बनाने के लिए सारे एलिमेंट्स को ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया, और ग्रुप में इस तरह से डिवाइड किया गया कि वैसे एलिमेंट जिसका प्रॉपर्टीज सिमिलर था उसको एक ग्रुप में रखा गया। ठीक है, तो इसमें जो साइंटिस्ट थे जो एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन में प्रयास किए थे, यानी अटेम्प्ट किए थे, उसके बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं कौन कौन साइंटिस्ट थे। तो पहले साइंटिस्ट थे एंटोनी लेबोजियर। देखिए यहाँ पे पहले साइंटिस्ट थे एंटोनी लेबोजियर। ठीक है, इसके बाद दूसरे साइंटिस्ट थे डोब्रेनर। दूसरे साइंटिस्ट जो एलिमेंट्स को के क्लासिफिकेशन में प्रयास किए थे उनका नाम डोब्रेनर साहब थे। डोब्रेनर्स का ट्रैड है। उसके बाद फिर न्यूलैंड्स दिए थे, अटेम्प्ट किए थे। उसके बाद फिर मेंडलीफ, और जिस टाइम पे मेंडलीफ जो है सो अटेम्प्ट किए थे उसी टाइम पे जो है सो लोथर मेयर का भी अरेंजमेंट आया था। उसके बाद फिर आ गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो हम लोग ये पूरे साइंटिस्ट, पांचों साइंटिस्ट के बारे में एक एक करके हम लोग आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एंटोनी लेवोजियर जो कि पहले साइंटिस्ट थे जो कि एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन में अटेम्प्ट किए थे। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले लेवोजियर का जो क्लासिफिकेशन था वो हम लोग देखेंगे। तो लेवोजियर पहले साइंटिस्ट थे जो उस समय जितने भी एलिमेंट्स जाने जाते थे, यानी कि लेवोजियर के समय में जितने भी एलिमेंट्स जाने जाते थे वो उस सारे एलिमेंट्स को दो क्लास में क्लासिफाई कर दिए।
क्लास ए और क्लास बी में। और लेवोजियर बोले कि क्लास ए में जितने भी मेटल्स थे उसको वो क्लास ए में रख दिए, और जितने भी नॉन मेटल्स थे उसको वो क्लास बी में रख दिए, ठीक है। लेकिन मेटलॉइड्स के केस में इनका जो क्लासिफिकेशन था वो फेल हो गया, ठीक है। अब आप लोग पूछेगा कि फेल कैसे हो गया, तो मेटलॉइड्स के केस में फेल कैसे हो गया, और ये क्या किए थे कि जितने भी मेटल्स थे उसको एक क्लास में रख दिए, और जितने भी नॉन मेटल्स थे उसको दूसरे क्लास में रख दिए। तो बताइए कि क्लास ए में पूरा मेटल्स है तो सब मेटल्स का प्रॉपर्टी सेम तो है नहीं। अब जैसे एग्जांपल के लिए ले लीजिए, जैसे कि आयरन। अब आयरन है तो आयरन का तो हम चेयर बना सकते हैं, लोहा का कुर्सी तो बनता है। लेकिन अगर हम बोले कि हाँ फॉस्फोरस का जो प्लेटिनम का जो है सो चेयर बनाने के लिए, तो प्लेटिनम का कभी चेयर बनेगा? नहीं बनेगा। ये हो गया। उसके बाद दूसरा एग्जांपल देते हैं, जैसे गोल्ड, एयू गोल्ड हो गया। तो गोल्ड का ऑर्नामेंट बनाया जाता है, ठीक है। अगर वही हम बोले कि सोडियम का ऑर्नामेंट बना लो, तो क्या सोडियम का ऑर्नामेंट बन सकता है? नहीं बन सकता है। तो सारे मेटल्स का प्रॉपर्टीज़ तो सिमिलर नहीं था। तो और ये क्या किए थे कि सारे मेटल्स को एक ही क्लास में रख दिए, और जितने भी नॉन मेटल्स थे उसको क्लास बी में रख दिए। तो सारा नॉन मेटल्स का भी प्रॉपर्टीज़ तो सिमिलर नहीं है। अब जैसे ले लीजिए कार्बन, कार्बन का प्रॉपर्टीज अलग है और ऑक्सीजन का प्रॉपर्टीज अलग है। क्यों? क्योंकि कार्बन एक नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, लेकिन ऑक्सीजन गैस है लेकिन कार्बन गैस नहीं है। तो ये दोनों का प्रॉपर्टीज तो डिफरेंट होगा। तो ऐसे में इनका क्लासिफिकेशन जो है सो फेल हो गया। तो इनका डिमेरिट क्या था? तो इनका डिमेरिट यही था कि जैसे ही मेटलॉइड्स का डिस्कवरी हुआ, तो इनका क्लासिफिकेशन क्या हो गया? इनका क्लासिफिकेशन जो है सो फेल्ड हो गया। कब? मेटलॉइड्स का डिस्कवरी होने के बाद, ठीक है। तो अब आपको हम बताएंगे कि मेटलॉइड्स किसको बोलते हैं। ये जो मेटलॉइड्स हैं, मेटलॉइड्स किसको कहते हैं? तो मेटलॉइड्स कहते हैं वैसे एलिमेंट्स को जिसके पास मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों का प्रॉपर्टी हो। यानी ये बीच वाला हो गया, ये मेटल नॉन मेटल के बीच वाला हो गया, यानी किसी के पास मेटल और नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो मेटलॉइड्स का डिफिनीशन हो गया दोज एलिमेंट्स विच हैड बोथ द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इज कॉल्ड मेटलॉइड्स, ठीक है। तो ये पहला डिमेरिट था किसका? लेवोजियर का। दूसरा क्या था? तो इवन ऑल द मेटल डू नॉट हैव सेम प्रॉपर्टी। जितने भी मेटल्स थे वो सारे मेटल का प्रॉपर्टी तो सेम नहीं था, और ये क्या किए थे कि सारे मेटल्स को एक ही क्लास में रख दिए। तो इसके कारण जो है इनका क्लासिफिकेशन फेल हो गया। तो दूसरा डिमेरिट ये था। तीसरा कि सिमिलरिटी विद नॉन मेटल्स के साथ भी वही केस था, सारा नॉन मेटल्स का प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं था, लेकिन ये क्या किए कि सारे नॉन मेटल्स को एक ही क्लास में रख दिए। तो इस कारण से इनका क्लासिफिकेशन जो है सो फेल हो गया। तो लेवोजियर का क्लासिफिकेशन के बाद जो है सो फिर दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम है डोब्रेनर साहब आए। तो डोब्रेनर अंकल जो है सो अपना लॉ दिए, जिनका था लॉ ऑफ ट्रायड था उनका। तो डोब्रेनर्स का लॉ ऑफ ट्रायड क्या है, अब हम लोग उसके बारे में जानते हैं। आइए देखते हैं डोब्रेनर्स का लॉ ऑफ ट्रायड क्या कहता है। डोब्रेनर अंकल हम लोग को क्या फ़ायदा किए, कैसे जो है सो एलिमेंट का क्लासीफाई किए। तो डोब्रेनर्स जो थे ये लॉ ऑफ ट्रायड दिए। तो डोब्रेनर क्या किए कि उस समय जितने भी एलिमेंट्स जाने जाते थे, ठीक है, उसको क्या किए कि वो अरेंज किए, और इस तरह से अरेंज किए कि वैसे एलिमेंट्स जिसका प्रॉपर्टी सिमिलर था, ठीक है, उसको वो 3-3 एलिमेंट के ग्रुप में बना दिए। यानी कि 3-3 एलिमेंट का ग्रुप बनाए और तीनों एलिमेंट का प्रॉपर्टी जो था वो सिमिलर था, और उसको वो ट्रायड्स नाम दिए, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ 3 को ट्रायड बोलते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। ग्रुप ऑफ 3 को ट्रायड बोलते हैं। कहने का मतलब कि ये डोब्रेनर्स जो थे ये 3-3 एलिमेंट का ग्रुप बनाए, और 3-3 एलिमेंट का ग्रुप बनाए, और तीनों एलिमेंट का प्रॉपर्टीज कैसा था? सिमिलर था। और ये
तीन तीन एलिमेंट का जो ग्रुप बना है उसका नाम ये ट्रायड दिए। ठीक है, इसके बाद ये पाए, ये मतलब ये ट्रायड्स बनाए, और ट्रायड्स बनाने के बाद ये पाए कि जितने ये तीन एलिमेंट्स का ट्रायड बना है, ठीक है, तो ये पाए कि जो मिडिल एलिमेंट यानी कि तीन एलिमेंट है उसमें से जो मिडिल एलिमेंट है, तो मिडिल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो ऑलमोस्ट इक्वल है अर्थमेटिक मीन ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट। कहने का मतलब कि फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट यानी ट्रायड का, वो जो ट्रायड बना तो ट्रायड का फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का जो एटॉमिक मासेस का जो अर्थमेटिक मीन है वो ऑलमोस्ट इक्वल है मिडिल वाले एलिमेंट के एटॉमिक मासेस के। ठीक है, तो चिंता मत कीजिए, हम इसका एग्जांपल भी हम देंगे कि कितना मतलब क्या क्या ट्रायड्स दिए। तो ये तो हो गया डोब्रेनर्स का क्या लॉ ऑफ ट्रायड था। तो डोब्रेनर क्या किए, उस समय जितने भी एलिमेंट्स जाने जाते थे उसको अरेंज किए, प्रॉपर्टीज सिमिलर प्रॉपर्टीज को एक साथ रखे और वो तीन तीन एलिमेंट का ग्रुप बनाए और उसका नाम दिए ट्रायड्स। और वो ये पाए कि फर्स्ट एलिमेंट और जो लास्ट एलिमेंट था उसके एटॉमिक मासेस का अर्थमेटिक मीन निकाल कर देखे तो देखे कि उसका जो अर्थमेटिक मीन है ऑलमोस्ट इक्वल है मिडिल एलिमेंट के एटॉमिक मास का। ठीक है, तो अब एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल में क्या क्या है, तो पहला ये इनका पहला जो ट्रायड है वो है लिथियम सोडियम पोटेशियम, दूसरा है कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम। तो इसमें लिथियम सोडियम और पोटेशियम, तो वो क्या बोले कि वो तीन तीन एलिमेंट का ग्रुप बनाए, और ये तीन तीन एलिमेंट का ग्रुप बनाए, तीनों एलिमेंट का नाम क्या दिए, वो मतलब तीन तीन एलिमेंट का ग्रुप बनाए और उस ग्रुप का नाम जो है सो ये ट्रायड दिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा कि लिथियम का एटॉमिक मास 7 है, सोडियम का एटॉमिक मास 23 है, पोटेशियम का एटॉमिक मास जो है सो 39 है। ठीक है, और इसके बाद हम एटॉमिक मीन निकाल रहे हैं, अर्थमेटिक मीन निकाल रहे हैं। तो अर्थमेटिक मीन कैसे निकलेगा, तो फर्स्ट एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है 100 और लास्ट एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है 100 उसको जोड़ के और 2 से डिवाइड कर देंगे तो अर्थमेटिक मीन निकल जाएगा। तो यहाँ पे जब हम अर्थमेटिक मीन निकाले तो हमको निकल कर आ गया 23, और ये जो 23 है ये सोडियम के एटॉमिक मास के बराबर है। और यही बात जो है सो डोब्रेनर्स बोले कि फर्स्ट एलिमेंट वो तीन तीन एलिमेंट का ट्रायड बनाए और बोले कि फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट के एटॉमिक मास का अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तो वो ऑलमोस्ट इक्वल होगा मिडिल वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के, जो कि इनका ये पहले वाले ट्रायड में इनका एक्यूरेट हो गया, एक्यूरेट निकल गया एकदम, मिडिल वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के एकदम बिल्कुल बराबर निकल गया। लेकिन दूसरा वाला जब ये ट्रायड्स बताएं कैल्शियम स्ट्रोंशियम और बेरियम, तो इसमें कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 था और बेरियम का 137 था, और इसका जब अर्थमेटिक मीन निकाले तो इनको निकल के आ गया 88.5, जो कि मिडिल वाले एलिमेंट से 0.5 जो है सो एटॉमिक मास में ज़्यादा था। तो वो बोले कि ऑल इतना तो कम से कम सही हो ही सकता है, तो इसको मान लिया गया कि ठीक है, इसको भी मान लिए ट्रायड में। फिर जब ये तीसरा ट्रायड दिए यहाँ पर तीसरा ट्रायड, तो तीसरा ट्रायड में ये ले लिए क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, जो कि ये 70 नंबर ग्रुप में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपको पढ़ना है, बताएंगे आगे। तो इसमें क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये तीसरा ट्रायड था, जिसमें क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 था, ब्रोमीन का 80 था, आयोडीन का 127 था। अब जब इसका ये अर्थमेटिक मीन निकाले, ठीक है, पहले वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास निकाल के और लास्ट वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास को जोड़ दिए और 2 से डिवाइड कर दिए तो इनको आया 81.25, तो जो कि मिडिल वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास से कितना ज़्यादा है, 1.25 ज़्यादा है। इसको भी ये मतलब हाथ पैर जोड़े तो इसको भी जो है सो मान लिया। फिर चौथा ट्रायड ये दिए, तो चौथा ट्रायड में भी इनका अर्थमेटिक मीन निकल के आया 79.5, जो कि मिडिल वाले से 0.5 ज़्यादा था।
तो ये तो एग्जाम्पल हो गया, ये 4 ही ट्रेड जो है सो दिए थे। उस समय जितना भी एलिमेंट जाने से चाहते थे वो सारे एलिमेंट को वो इस तरह से क्लासीफाई नहीं कर पाए। तो फिर इनका क्या मेरिट क्या रहा, डोब्रेनर का मेरिट यही था, इनका गुण यानी इनका मेरिट एक ही रहा। क्या मेरिट रहा कि इन्होंने एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज को मास के साथ रिलेट किया, यही एक उनका मेरिट रहा, सिर्फ यही एक मेरिट रहा। ठीक है, उसके बाद डिमेरिट क्या रहा, ये कुछ ही ट्रेड्स जो है सो दे पाए थे, ओनली फ्यू ट्रेड्स वर गिवन। पहला ये डिमेरिट रहा। और दूसरा, ही वॉज अनेबल टू क्लासीफाई ऑल द एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम। और उस समय जितने भी एलिमेंट्स जाने जाते थे वो सारे एलिमेंट्स को ये क्लासीफाई नहीं कर पाए थे, अनेबल टू क्लासीफाई। तो ये इनका डिमेरिट रहा। ठीक है, तो अब हम लोग डोब्रेनर्स का देख लिए। अब डोब्रेनर्स के बाद अब हम लोग देखेंगे न्यूलैंड्स का लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या है। तो न्यूलैंड भी क्या किए कि उस समय जितने भी एलिमेंट्स जाने जाते थे उसको वो उसके एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किए। और अरेंज करने के बाद वो एक्सप्लेन किए कि एवरी 8 एलिमेंट वाज सिमिलर टू फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि प्रत्येक 8वां एलिमेंट का जो प्रॉपर्टीज होगा वो पहले एलिमेंट के प्रॉपर्टीज़ के बराबर हो, यानी कि प्रॉपर्टीज़ के सिमिलर होगा। ऐसा बात जो है सो वो एक्सप्लेन किए, जिस तरह से म्यूजिकल नोट्स ऑफ ऑक्टेव्स होता है। यहाँ पे लिखा हुआ लाइक म्यूजिकल नोट्स ऑफ ऑक्टेव्स, क्योंकि उनको म्यूजिक बहुत पसंद था, बहुत ज़्यादा म्यूजिक उनको पसंद था। अब वो रिजिड हो गए थे कि इसी पर जो है सो पूरा रिजिड हो गए थे। और लाइफ में कभी भी रिजिड नहीं होना चाहिए, अगर जिस दिन रिजिड हो जाएंगे ना तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा रिजिड हो गए थे। तो ये बोले जिस तरह से होता है म्यूजिकल नोट्स ऑफ ऑक्टेव, उसी तरह से अब म्यूजिकल नोट्स ऑफ ऑक्टेव में ये क्या, तो हारमोनियम में जो होता है सा रे गा मा पा धा नी सा, तो नी के बाद फिर सा आ गया। तो पहले हम लोग स्टार्ट किए सा से, सा रे गा मा पा धा नी, और फिर आ गया सा। तो फिर 8वां क्या हो रहा है, 8वां वर्ड, 8वां मतलब म्यूजिकल वर्ड जो है सो फिर रिपीट कर रहा है पहले एलिमेंट, पहले म्यूजिकल नोट्स म्यूजिकल वर्ड्स की तरह। तो ये इनको बहुत पसंद है। इसी के तरह जो है सो ये बोले कि प्रत्येक 8वां एलिमेंट जो होगा वो फर्स्ट एलिमेंट के प्रॉपर्टीज़ के सिमिलर होगा। और इनको यही ले डूबा, ये जो एवरी 8 एलिमेंट के बारे में जो बोले यही इनको ले डूबा। ठीक है, तो और ये जो थे वो सिर्फ कैल्शियम तक ही इस क्लासिफिकेशन को फॉलो कर पाए थे। कैल्शियम के बाद जो है सो इनका ये क्लासिफिकेशन इसको फॉलो नहीं कर पाया। तो इनका मेरिट क्या था, तो इनका मेरिट यही था कि ये पहले साइंटिस्ट थे जो एलिमेंट्स को टेबुलर फॉर्म में क्लासिफाई किए थे। इनका मेरिट यही था, यही एक मेरिट था कि ये पहले थे जो एलिमेंट्स को टेबुलर फॉर्म में क्लासिफाई किए थे। ठीक, तो इनका डिमेरिट क्या था, तो इनका डिमेरिट यही था कि ये कैल्शियम तक, यानी ओनली एलिमेंट्स अप टू कैल्शियम वर फॉलोइंग हिज लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो सिर्फ कैल्शियम तक ही एलिमेंट जो है सो इस लॉ ऑफ ऑक्टेव को फॉलो कर पाया। तो पहला डिमेरिट तो ये हुआ। और उस समय जितना एलिमेंट जाना था वो सारा एलिमेंट को ये क्लासीफाई नहीं कर पाए, क्योंकि कैल्शियम तक ही जो है सो हो पाया। और उस समय टोटल जो है सो जाना जाता था 56 एलिमेंट जानने जाते थे। और दूसरा डिमेरिट इनका ये रहा कि आफ्टर डिस्कवरी ऑफ नोवल गैसेस लॉ ऑफ ऑक्टेव फेल्ड। और जब नोवल गैस का डिस्कवरी हुआ तो इनका जो लॉ ऑफ ऑक्टेव था वो फेल हो गया। तो ये इनका 2 डिमेरिट था। तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव बस यही, मतलब मास के एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किए, तो इनको ले कौन डूबा, यही एवरी 8 एलिमेंट जो ये बोले यही इनको ले डूबा। ये बहुत रिजिड हो गए थे। ठीक है, तो ये तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव हो गया। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे लोथर मेयर कर्व के बारे में, और फिर हम लोग आगे देखेंगे मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल के बारे में। क्योंकि लोथर मेयर कर्व और मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल ये अरेंजमेंट जो है सो एक साथ आया था। ठीक है, लेकिन लोथर मेयर कर्व को जो है सो डिस्कार्डेड कर दिया गया था। क्यों किया गया था इसको अब हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो क्यों, तो लोथर मेयर कर्व क्या है, तो लोथर मेयर ये बोले, यहाँ पे देखिए लोथर मेयर्स एटॉमिक वॉल्यूम कर्व।
लोथर मेयर प्लॉटेड अ कर्व बिटवीन एटॉमिक मास एंड एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट्स एंड ही ऑब्जर्व दैट एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज वर ऑक्यूपाइंग सिमिलर पोजीशंस ऑन द कर्व। यानी कि लोथर मेयर ये बोले कि ये एक एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम का एक ग्राफ बनाए और उस ग्राफ में अलग अलग एटॉमिक मास के लिए अलग अलग एटॉमिक वॉल्यूम निकाले और पॉइंट जो है सो वहाँ पे प्लॉट किए और पॉइंट प्लॉट करने के बाद एक कर्व प्लॉट किए। कर्व का मतलब होता है ग्राफ, तो एक ग्राफ बनाए, ठीक है। और वो यह ऑब्जर्व किए कि वैसे एलिमेंट्स जिसका प्रॉपर्टी सिमिलर है उस कर्व में सिमिलर पोजीशन जो है सो ऑक्यूपाई कर रहा है। यही चीज़ जो है सो ये ऑब्जर्व हुई है, ठीक है। अब अभी तो लोथर मेयर कर्व समझ में नहीं आ रहा होगा, हम आगे जो है सो एग्जांपल बताएंगे कि वो मतलब क्या ऑब्जर्व किए, वो कैसे प्लॉट किए, एटॉमिक वॉल्यूम क्या है, इसके बाद फिर ये सब देखेंगे। इसके बाद फिर फीचर्स भी देख लेंगे। तो सबसे पहले तो ये बता देते हैं आप लोगों कि ये यहाँ पर जो एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम का जो ये ग्राफ बनाए तो इसमें क्या बताएं कि जो वैसे एलिमेंट जिसका प्रॉपर्टी सिमिलर था वो सिमिलर पोजीशन जो है सो कर्व में, यानी वो जो ग्राफ था उस पर सिमिलर पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे थे। तो अब पहले लोथर मेयर का फीचर्स देख लेते हैं। अगर फीचर्स देख लेंगे तो ये जो है ये खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इनका, तो लोथर मेयर का पहला फीचर्स यही था कि अल्कली मेटल्स ऑक्यूपाइड पीक पोजीशंस ऑफ द कर्व। अब पूछिए कि अल्कली मेटल्स किसको बोलते हैं, तो वैसा बेस, ठीक है, वैसा बेस जो वाटर सोलुबल हो उसको अल्कली मेटल्स बोलते हैं। तो लोथर मेयर जो थे वो ये बोले कि जितने भी अल्कली मेटल्स हैं वो ग्राफ पर पीक पोजीशन को ऑक्यूपाई करेंगे, ठीक है। इसको हम समझाएंगे। फिर दूसरा फीचर्स इनका ये था कि हेलोजेंस जो कि 17 मॉडर्न पीरियड टेबल में पढ़िएगा कि 17 नंबर ग्रुप में आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर कल बाहर आई एंटी, ठीक है। तो हेलोजेंस जो है सो असेंडिंग पोजीशन ऑफ द कर्व ऑक्यूपाइड करता है और अल्केलाइन अर्थ मेटल्स जो है सो डिसेंडिंग पोजीशंस ऑफ द कर्व ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। तो यहाँ पीक पोजीशंस, असेंडिंग पोजीशंस और डिसेंडिंग पोजीशंस क्या है ये तो आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा। तो आइए हम पहले बता देते हैं कि इनका ग्राफ क्या था। तो ये क्या किए थे कि एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम का एक ग्राफ बनाए थे जिस तरह से, और इसमें ग्राफ बनाए और अलग अलग एटॉमिक मास के लिए अलग अलग एटॉमिक वॉल्यूम निकाल कर एक ग्राफ प्लॉट किए, ठीक है। और उस ग्राफ को प्लॉट करने के बाद ये ऑब्जर्व किए कि वो वैसे एलिमेंट जिसका प्रॉपर्टी सिमिलर है वो ग्राफ पर सिमिलर पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा है। और कुछ फीचर्स बताइए, ये बताइए कि जितने भी अल्कली मेटल्स हैं वो ग्राफ पर पीक पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे हैं और जितने भी हेलोजेंस एलिमेंट हैं, हेलोजन जो है सो वो असेंडिंग पोजीशन ऑफ द कर्व ऑक्यूपाई कर रहे हैं और अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है सो डिसेंडिंग पोजीशन ऑफ द कर्व ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो ये क्या है असेंडिंग पोजीशन, पीक पोजीशन और डिसेंडिंग पोजीशन, इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बताएं, जैसे कि ये है, ठीक, ये पहाड़ मान तो ये पिक है, ये इसको मान लेते हैं कि ये पिक है, पिक ये हो गया पिक, ठीक। तो ये पीक जो हो गया पीक, और ये पहाड़ पर चढ़ रहे हैं तो इसको बोलेंगे, इस पॉइंट को बोलेंगे असेंडिंग टू द कर्व। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, असेंडिंग टू द, इस पॉइंट को बोलेंगे असेंडिंग टू द कर्व और इस पॉइंट को बोलेंगे डिसेंडिंग टू द कर्व, ठीक है। तो जितने भी अल्कली मेटल्स थे उसको वो इस पॉइंट पर रखे, इस पिक, ये जो पिक है इस पॉइंट पर रखे अल्कली मेटल्स को, ठीक है। और जितने भी हेलोजेंस थे, हेलोजेंस में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, उसको वो कहाँ पे रखे, ये इसको बोलाता है असेंडिंग टू द कर्व। असेंडिंग टू द कर्व बोलिए या फिर असेंडिंग टू द पिक बोलिए, इस पॉइंट पर रखें। और जितने भी अल्केलाइन अर्थ मेटल्स थे
उसको वो इस पॉइंट पर रखे और इस पॉइंट को बोला जाता है डिसेंडिंग टू द पीक। और इसी तरह से इनका ग्राफ था, इस तरह से करके ऐसे 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 ग्राफ था, ठीक है। तो इसमें इसी तरह से ये रखे, फिर ये हो गया असेंडिंग टू द पीक, ये पॉइंट हो गया असेंडिंग टू द पीक, ये हो गया डिसेंडिंग टू द पीक और ये हो गया पीक। तो यहाँ पे जो एलिमेंट रहेगा, इस पॉइंट पे जो एलिमेंट रहेगा वो इस पॉइंट के एलिमेंट के प्रॉपर्टीज़ के सिमिलर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कौन सा एलिमेंट रखा जाएगा, यहाँ पे अल्कली मेटल्स रखा जाएगा और यहाँ पे जो एलिमेंट्स रखा जाएगा वो हाइड्रोजन्स मेटल रखा जाएगा। तो इसका प्रॉपर्टी सिमिलर होगा। फिर यहाँ पे जो एलिमेंट रहेगा उसका प्रॉपर्टी इसके प्रॉपर्टी से सिमिलर रहेगा और यहाँ जो एलिमेंट रखेंगे डिसेंडिंग टू द पीक पर, तो इसका प्रॉपर्टीज और इसका प्रॉपर्टीज और इसका प्रॉपर्टीज, ये सब का प्रॉपर्टीज क्या होगा, सिमिलर होगा, ठीक। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं असेंडिंग टू द पीक, इसको बोलते हैं पीक और इसको बोलते हैं डिसेंडिंग टू द पीक। और इसी तरह से वो सारे एलिमेंट्स को ये क्या किए थे लोथर मेयर कि इस ग्राफ प्लॉट करके इसी ग्राफ पर जो है सो अरेंज कर दिए। तो अब देखिए, अब इस तरह से इस ग्राफ पे मतलब कर देने से इस बट इन दिस क्लासिफिकेशन इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर ऑल एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन ऑन द कर्व, सो इट हैज़ बीन डिस्कार्डेड। अब देखिए, अभी तो टोटल 118 एलिमेंट जाना जाता है और 118 एलिमेंट को ग्राफ पे प्लॉट करके और तब याद करना ये तो पॉसिबल नहीं था। इसलिए इनके क्लासिफिकेशन को क्या किया गया कि डिस्कार्डेड कर दिया। इट हैज़ बीन डिस्कार्डेड, इसको डिस्कार्डेड कर दिया गया, ठीक है। तो यही था लोथर मेयर कर्व। अब हम लोग देखेंगे मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, जो कि मेंडलीफ को ही फादर ऑफ द पीरियोडिक टेबल बोला जाता है। फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल किसको बोला जाता है, मेंडलीफ को बोला जाता है। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल के बारे में और इसके बाद कुछ और उनके मेरिट डिमेरिट ये सब के बारे में जो है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।